हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बोला गया है, इफ़ अ प्लान डजेंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। मतलब बहुत सारी बार आपने देखा होगा लाइफ में, आप मान लीजिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सेट ऑफ प्लान बनाते हैं कि आप ये शेड्यूल पूरे दिन फॉलो करेंगे या फिर एक हफ्ते तक ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। तो ये शेड्यूल कई बार ऐसा होता है कि आप फॉलो नहीं कर पाते और अल्टीमेटली आपका प्लान फेल हो जाता है। तो प्लान अगर काम नहीं हो रहा है आपका, तो फिर तो आप ये बोल सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये प्लान नहीं काम कर रहा है, इसे फिर से नया प्लान बनाते हैं जो हमें सूट करे, जो आपकी लाइफस्टाइल, जो आपके जो काम करने का तरीका उसे सूट करे। बल्कि आपको और अच्छा प्लान बनाना चाहिए जिससे कि वो आप एग्जीक्यूट कर सके और अपनी लाइफ में जो आने वाले गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। कभी भी अपने प्लान्स के ना काम करने की वजह से गोल को नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेट कर लिया कि मुझे मान लीजिए ये गोल तक पहुंचना है, तो फिर उसके लिए प्लान्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्लान्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन गोल को चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गोल ही एक अल्टीमेट पॉइंट होगा जिसे आप जिस पे फोकस करके अपने एक प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये था टोटल दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल, तो 1,95,43,562 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो इसमें, एक मिनट, 12,54,54,05,567 केस टोटल रिकवर हो गए हैं। और इसमें से आप देखेंगे तो 7,24,075 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये था टोटल वर्ल्ड का नंबर। उसके बाद अगर देखेंगे टॉप कंट्रीज़ के बारे में, तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब टॉप कंट्रीज़ बने हुए हैं। इंडिया में अब लगभग आप देखेंगे 60 से 65 हज़ार केसेस पर डे निकल के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होती जा रही है हमारे देश में। फिर अगर टोटल कोरोना वायरस पेशेंट्स इंडिया के अंदर देखेंगे तो लगभग 20,86,864 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से लगभग 14,27,669 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और 42,578 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एक कियोस की स्थिति क्रिएट कर रहा है कोरोना अब हमारे देश में। इसे आप समझिए और इसके बारे में खुद भी सतर्क रहिए और लोगों को भी सतर्क करके रखिए, जिससे कि आप खुद भी सेफ रह सकें। सबसे पहले ये इस एडिटोरियल में बात की जा रही है स्टारशिप प्रोग्राम मीन्स जीएस 3। इंपॉर्टेंट जीएस 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 3 टेक्नोलॉजी में जिसे आप बोलते हैं स्पेस एक्स एक एलॉन मस्क की प्राइवेट स्पेस शिप एजेंसी है, जहाँ पे उन्होंने अभी स्पेस से कई एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पे लेके आए और अर्थ से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पे भेजा। तो पहली ये वर्ल्ड की ऐसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी बन गई है एलॉन मस्क की, जो कि ये काम कर सकती है। और आगे ये जब नासा के लिए इन्होंने कुछ मतलब अच्छी लीड्स दी हैं, तब से ये एक कयास लगाई जा रही है कि आगे फ्यूचर में भी एलॉन मस्क की कंपनी अच्छे से काम करेगी और फ्यूचर में भी लोग जैसे नॉर्मल टूर करने एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड के हिस्से में जाते हैं, वैसे ही आने वाले फ्यूचर में हमारे अर्थ से लोग स्पेस में जा सकेंगे, मार्स पे, मून पे। तो ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अभी आप देखेंगे तो स्पेस एक्स जो है, इसका एक प्रोटोटाइप रिवील किया गया जिसमें अनक्रूड मार्स शिप बनाया गया है। इसे इसे बोला जा रहा है पार्ट ऑफ स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। इसका अगर एवोल्यूशन देखेंगे तो आप इसे इसे बेसिकली डेवलप किया जा रहा था 2012 से एज पार्ट ऑफ स्पेस एक्स सेंट्रल मिशन टू मेक इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल एक्सेसिबल। मतलब अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए जो भी पूरे आपको स्पेस इक्विपमेंट्स, एक स्पेस क्राफ्ट चाहिए, वो सारे कैसे चीज़ें अवेलेबल कराई जाए, वो कैसे उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सारे पे काम किया जा रहा था, जिससे कि एक आदमी को अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे ले जाया जा सके। अब जबकि ये सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है और ये इस वजह से इंडिया की नहीं, सॉरी, वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी ऐसी बन गई है स्पेस एक्स एलॉन मस्क की, जो कि ऐसा काम कर पाई है। इसमें आप देखेंगे सबसे अच्छी चीज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की बात की जा रही है। मतलब एक बार अगर आप स्पेस में होके आ गए
वापस वहाँ से यहाँ आ गए तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसी स्पेस क्राफ्ट को फिर से तैयार किया जाएगा और फिर उससे ही आपको दोबारा वहाँ भेजा जा सकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। मान लीजिए ये ऐसा ही है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि एक बस है, आप बस से दिल्ली से लखनऊ आते हैं और उस बस से दिल्ली से एक बार लखनऊ आने के बाद वो बस ख़राब हो जाए तो फिर वो सोचिए कितना महंगा किराया हो जाएगा आपके लिए। अगर यही बस आप दिल्ली से लखनऊ आए, फिर लखनऊ से इसी बस से थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस करके फिर लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए और फिर दिल्ली से लखनऊ आ रहे, तो ये जो अगर ये पूरी प्रोसेस बनी रहेगी तो एक बार आपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब बस की कर दी तो उसके बाद कंटिन्यूस वो प्रोसेस बनी हुई है और एक काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस बनी रहेगी, जिससे कि जो कॉस्ट होगी, आपके किराया होगा जो आप खर्च करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे रीयूजेबल व्हीकल्स का फ़ायदा देखने को मिलेगा, जिससे कि ह्यूमंस को मार्स या अदर डेस्टिनेशन जैसे मून वगैरह या फिर दूसरे प्लैनेट सोलर सिस्टम को वहाँ तक ले जाया जा सकेगा। थोड़ा सा अगर स्टारशिप प्रोग्राम के बारे में आपको दिखाऊं तो ये है बेसिकली स्टारशिप, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो सुपर हैवी, जिसमें बूस्टर्स लगे हुए हैं। इसे डिज़ाइन किया गया है स्पेस एक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें आप देखेंगे बेसिकली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि क्रू जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर कार्गो को अर्थ से ले जाया जा सकेगा। अर्थ की ऑर्बिट या मून या मार्स जहाँ पे भी ज़रूरत होगी इन लोगों को ले जाने की, वहाँ ले जाया जा सकेगा। इसमें बोला गया है कि इसमें वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल लगा हुआ है, इसे बोला जा रहा है। और इसकी जो एबिलिटी है लगभग 100 मीट्रिक टन तक ये सामान को अर्थ की ऑर्बिट तक पहुँचाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी लोड लेके जा सकता है। इसमें आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट इसका जो सबसे माइलस्टोन है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, इससे काफ़ी इट विल बी प्राइमरीली यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग इंटरप्लैनेटरी लाइफ। मतलब एक प्लैनेट में, एक जैसे मार्स हो गया, मार्स में अगर हम ह्यूमन कॉलोनी डेवलप कर पाए, ह्यूमन कॉलोनी बसा पाए, तो काफ़ी ज़्यादा एक आप समझ सकते हैं एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए कभी अभी फ्यूचर में कभी आपने बहुत सारी इवन हॉलीवुड मूवीज़ में देखा भी होगा कि अर्थ का जो पोल्यूशन लेवल है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अर्थ रहने लायक नहीं रह गया, तो उसके बाद यहाँ से लोगों को माइग्रेट करके दूसरे प्लैनेट्स पे ले जाया जा रहा है, फिर वहाँ पे वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर फ्यूचर में प्लान करके अभी से चली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक दूरदर्शी सोच है ये। उसी के साथ आप देखेंगे ये इससे काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं एट एट वेरी लो मार्जिनल कॉस्ट, मतलब बहुत एक लंबे लंबे डिस्टेंस, जैसे आप अर्थ से मार्स जाएंगे, बहुत एक ह्यूज डिस्टेंस है, इसको एक कम पैसा खर्च करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सब होगा रीयूजेबल रॉकेट की हेल्प से। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट एक और फंक्शन ये है कि स्टारशिप जो स्पेस क्राफ्ट है ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। स्पीड उसकी जो होगी वहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में आप 7.5 किलोमीटर चल के मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस हाई स्पीड में हम एंटर करेंगे वहाँ पे। इससे आप देख सकते हैं कि इसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि ये मल्टीपल एंट्रीज कर सके, मतलब कई बार, जैसे एक बार मार्स में गए फिर मार्स से वापस अर्थ पे आए, फिर अर्थ से मार्स पे गए फिर मार्स से वापस आए, तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्रीज की बात की जा रही है इसके बारे में। स्पेस एक्स जो है वो प्लान कर रहा है कि पहला अपना कार्गो मिशन रेड प्लैनेट के लिए 2022-24 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस हाई लेवल पे काम कर रहा है स्पेस एक्स। इंपॉर्टेंस अगर इसकी थोड़ी सी देखें रीयूजेबिलिटी की, तो रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रेवल कर सकें। इसके बाद रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है, ये इससे क्या होता है मैंने अभी जैसे आपको बताया, इससे स्पेस जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा एक इंसान को दूसरे प्लैनेट्स पे जाने के लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है अब राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना की। ये GS3 मेंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें बात की जा रही है, इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कि ये प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योर्स। एग्रीप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एग्रीप्रेन्योर्स मतलब देखिए आपने नॉर्मल देखे होंगे किसान जो हमारे देश में
मतलब रबी रबी की फसल उगाते हैं, खरीफ का फसल उगाते हैं, और नॉर्मली वो उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनको मिलता है और उसी में वो खुश रहते हैं। लेकिन एग्रीप्रेन्योर्स जो होते हैं, मान लीजिए एक पढ़ा लिखा बंदा है, जैसे मान लीजिए एक बीटेक करके ग्रेजुएट बंदा, वो अपने गांव जाता है, वहाँ पे वो कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से, मतलब कोई इनोवेटिव सीड लेके जाता है और फिर वहाँ पे वो खेती करता है। तो वही अगर उसके फादर मान लीजिए किसान है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे एक फसल में लगभग 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का, वही अगर अच्छी टेक्नोलॉजी की वो यूज़ करके वही फसल वो उगाएगा, तो उसमें लगभग 5 लाख 4 लाख रुपए के आसपास का अगर प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिस्टम इससे प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो दूसरे लोग हैं उस पूरे एरिया के, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जिससे वो भी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। इसमें साथ में ही आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भी वो टेक्नोलॉजी ले आता है, इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें जैसे कि आप देखेंगे मीट एक्सपोर्ट, मीट वगैरह जो होता है, मिल्क होता है, उसके बाद जो लेदर के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के हिसाब से आप एग्रीकल्चर में एक मिक्स्ड एग्रीकल्चर करके उसमें अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एग्रीप्रेन्योर्स बेसिकली इसमें नए नए स्टार्टअप्स और यूज़ करे जाते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो एक पूरा एक सिस्टम है, जिसमें हमारे देश में आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो लगभग 53% के आसपास एग्रीकल्चर में लोग एम्प्लॉयड हैं और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा कहीं ना कहीं, और इससे हमारे देश की जीडीपी या इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होती हुई नज़र आएगी। ये स्टार्टअप जो होंगे बेसिकली इन 4-5 कैटेगरीज के होंगे, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए गेहूं की पैदावार हुई और गेहूं को पैदा करके एक पास में ही कोई फैक्ट्री लगा दी गई आटे की, और वहाँ पे उससे ब्रेड बनाई जा रही है, पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है और अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही, तो उससे क्या होगा, किसान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम डिस्टेंस पे उसे अपना माल को बेचने का एक फ़ायदा मिलेगा, टाइम पे उसे पैसा मिलेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर, मतलब सारी चीज़ें आप देखिए फ़ोन पे आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे डिजिटली। फार्म मैकेनाइजेशन, अच्छी अच्छी मशीन्स, अच्छे ट्रैक्टर्स, अच्छी मशीन्स, जिससे कि सीड लगाया जा सके और दूसरी चीज़ें करी जा सके। अच्छे जो ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बढ़ जाता है। वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी फिशेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फॉलोइंग जो नॉलेज पार्टनर्स हैं, इनको इनमें कई जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन, ये सारे कोर्सेज कराएंगे। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज जिसे बोलते हैं हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट नियाम जिसे जयपुर में बोलते हैं, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटक में देखने को मिलती है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट असम में देखने को मिलती है। इसके जो कुछ फीचर्स होंगे, एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, इसमें मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, फाइनेंशियल टेक्निकल आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। इसमें कैसे सीड को अच्छे से स्टोर किया जाएगा, कैसे उनको इंक्यूबेट किया जाएगा, जिससे कि वो अच्छे से वो सीड को रख सके और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और इसमें लगभग फंडिंग आप देखेंगे लगभग 25 लाख में से 85% जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 15% जो काम करेगा वो उसे अपना लगाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको ज़रूरत है, 1 लाख में 85% आपको सरकार दे रही है और 85,000 सरकार दे रही है, 15,000 आप लगा रहे हैं। तो आप सोचिए सिर्फ 15,000 में आप कितना एक ह्यूज बिजनेस अपना क्रिएट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसी तरीके आप देखेंगे प्री सीड जो स्टेज फंडिंग है, यहाँ पे काम किया जाएगा। अबाउट अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो इसे इनिशिएट किया गया था 2007 के अंदर एज एन अम्ब्रेला स्कीम, मतलब एक काफ़ी बड़ी स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया था, जिससे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके एग्रीकल्चर्स का। और जो उससे जुड़े उद्योग हैं, जैसे एग्रीकल्चर से आप देखेंगे जुड़े हुए, मान लीजिए कहीं पे दाल से प्रोसेसिंग करके उसकी जो चूनी बनाई जा रही है, उसके बाद आप दाल से ही या फिर गेहूं से ही आटे का, जैसे मैंने आपको बताया आटे को, गेहूं को पीस के आटा बनाया जा रहा है, आटे से फिर ब्रेड, पिज़्ज़ा बेस और दूसरी चीज़ें बिस्किट वगैरह बनाई जा रही हैं। उसी तरीके जो आप देखेंगे अगर किसान ही है वहाँ पे, और किसान अपने खेती के साथ साथ अपने साथ जो जानवर पाल रहा है, तो उससे उसको यूज़ करके उससे खाद मिल रही है, प्लस उसको
किसी उसको फाइनेंशियली उसको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना जानवर बेच के वहाँ से पैसा कलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी एक बात की जा रही है कि इसमें आप देखेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस टू प्लान्स, दो प्लान्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, 11th और 12th प्लान में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जो स्कीम इंसेंटिव्स हैं स्टेट्स की, उससे इंक्रीज़ किया जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो सरकार का जो पैसा है, सरकार जो पैसा खर्च करी एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो पैसा बढ़ाया जाएगा। और जो इसके अलाइड सेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे सेक्टर्स में कैसे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसमें इससे हेल्प की जाएगी कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी लाई जा सके प्लानिंग, अप्रूवल, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में। जो फंडिंग, जो फंड्स हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन टेरेटरीज़ के द्वारा, इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको अप्रूवल जो है स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी मीटिंग, और जो कि हेड की जाती है चीफ सेक्रेटरी कंसर्न स्टेट, इनको जल्दी ही ये फंड्स रिलीज़ किए जाएँ जिससे कि जल्दी टाइम पे उन्हें पैसा मिले और वो अपना बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्ट कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती हैं कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। कैबिनेट ने 2017 के अंदर कंटिन्यू किया था ओरिजिनली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बेसिकली वो होती हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल के पैसा खर्च करते हैं। वहीं आपने सुना होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो सेंटर होता है वो पैसा खर्च करता है, स्टेट का कोई भी पार्ट, कोई भी पैसा नहीं जाता है उस स्कीम में। तो आप ये चीज़ एक बिल्कुल क्लियर माइंड रखिए कि सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, रेजुविनेशन फॉर 2017, 18, 19, 20, ये सब मैंने अभी आपको बताया कैसे पूरे एक एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली डेवलप किया जाए। ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत की जा रही हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए डाला है ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे कि इन इंडिया गवर्नेंस गोल्स आर ऑफन लेफ्ट अनफुलफिल्ड बिकॉज ऑफ वीक एग्जीक्यूशन कैपेसिटी एट ग्राउंड लेवल। कमेंट: भारत में जमीनी स्तर पर कमज़ोर निष्पादन क्षमता के कारण शासन के लक्ष्य अक्सर अधूरे रह जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में स्कीम तो बहुत ही शानदार शानदार सी आती हैं, लेकिन उनका जब ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ग्रास रूट लेवल तक वो स्कीम का फ़ायदा नहीं लोगों को पहुंच पाता, तो फिर इस स्कीम के फ़ायदे नज़र नहीं आते। इनके यहाँ पे नज़र आता है कि इसकी जो स्कीम तो अच्छी बनाई गई लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो यही सारे बारे में बताया जा रहा है कि कैसे स्कीम को प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो ग्राउंड लेवल पे उसके फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे। आपने सुना होगा हमारे देश में पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था कि जब सेंटर ऊपर से 100 रुपये देता है तो नीचे सिर्फ 2 रुपये ही पहुंच पाते। तो आप सोच लीजिए कि कितना ह्यूज लेवल का करप्शन होता था उस समय पे। तो ये सारी चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए, तो यही सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे जो भी पॉलिसी होती है रिटन, रेयरली रिटन, और एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स जो उसके होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब कितनी भी अच्छी स्कीम क्यों ना ले आए आप, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं अच्छे से कर रहे हैं तो उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं। आपको चाहिए कि इंडिया की जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी इकोसिस्टम, वो बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही एक क्रॉनिक फेज से गुजर रही है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है एक तरीके से कर्ज बोला गया, मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कोई भी जो भी बड़ा अधिकारी है जिसे रोल दिया जाता है कि वो इम्प्लीमेंट करे स्कीम को प्रॉपरली और उससे फ़ायदा लोगों को पहुंचाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम होता हुआ नहीं नज़र आता है, जिस वजह से आप देखेंगे कई बार अच्छी स्कीमें आती हैं और बिना किसी फेम पाए वो स्कीम चली जाती है। एक ऐसी ही स्कीम आपने देखी, मैं आपको जिसके बारे में बताऊं कि सिर्फ अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में उस स्कीम का नाम हुआ, दैट इज़ MG नरेगा। इसमें हर गांव के क्षेत्र में सबको रोजगार प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, सबको रोजगार दिया जाए, सबको 100 दिन की गारंटी दी जाए कि आपको राइट टू वर्क है, आप काम करिए, आपको पैसा दिया ही दिया जाएगा। तो ये स्कीम एक वर्ल्ड वाइड फेमस रही है। कांग्रेस के टाइम पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिले। इवन अभी भी ये स्कीम चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस के टाइम की गवर्नमेंट की स्कीम आज भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं इस स्कीम की क्या एक वैल्यू है, इसके क्या फ़ायदे हैं जो कि इस स्कीम को आज भी चलाया जा रहा है।
ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड क्या मतलब, जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो भी दूसरे कैबिनेट सेक्रेटरी और ये सब जो मुख्य सचिव होते हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। पॉलिटिकल जो आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिसे बोलते हैं, इस वजह से ये कई बार स्कीम्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में फेल होते हुए नज़र आते हैं, जबकि ये बिल्कुल केपेबल होते हैं, बिल्कुल इनके पास अथॉरिटी ऐसी होती है कि वो स्कीम को जैसे चाहे वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये कई बार अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ एलोकेटेड पब्लिक रिसोर्सेज। कई बार आप देखेंगे जो पब्लिक रिसोर्सेज जो अवेलेबल होने चाहिए किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर जो लोगों के लिए जागरूकता अभियान एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वहाँ पे रिसोर्सेज लैक करते हैं। पुअर मॉनिटरिंग, मतलब कोई भी जो आप देखिए स्कीम तो इम्प्लीमेंट करी, ऊपर से काम भी अच्छा किया गया, लेकिन उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है कि उस स्कीम के क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, क्या नुकसान नज़र आ रहे हैं। तो उसका एनालिटिकल कैपेसिटी ना होने की वजह से इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आती है। उसके बाद जो डेफरिंग पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गवर्नेंस सिस्टम का, वो उसके बाद जो डिलेज होते हैं डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, मान लीजिए स्कीम तो आपने लॉन्च कर दी लेकिन उसके लिए फंड्स आप नहीं एलोकेट कर रहे हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसी तरीके आप देखेंगे जो ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड होता है, इसमें लोकल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनका हेविली अंडर रिसोर्स्ड होते हैं, प्रॉपर उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिससे कि इस स्कीम को वो प्रॉपर ग्रास रूट लेवल तक ले जा सके। साथ ही आप देखेंगे जो इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कई बार। कि मान लीजिए किसी स्कीम का कोई अधिकारी है, वो स्कीम का फ़ायदा सिर्फ अपने रिलेटिव्स और अपने जो जानने वाले उनको ही फ़ायदा प्रोवाइड करता है, और जो वहाँ लोकल जनता है जिसके लिए स्कीम लॉन्च करी गई उसे फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसी तरीके आप देखेंगे इसमें ऑफिशियल जो होते हैं कई बार जो कुछ रिसोर्सेज के साथ में भी इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को। फ्यूअर जो कम रिसोर्सेज के होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होती हैं, जो जिनके जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाई हैं कि कैसे एक पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पर्सन होता है, जो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड पर्सन होते हैं, वो लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी को, जिससे कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इस बारे में बात की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन की, स्टेट एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी की, ये सारी प्रॉब्लम्स को इसमें मतलब नहीं डाला गया कि कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसे गाइडलाइंस नहीं दी गई कि कैसे इस इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एड्रेस करती है कि हमारे जो इल एजुकेशन सिस्टम, मतलब ख़राब एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे कैसे ये लार्जली डिपेंड है वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स और स्टेक होल्डर्स जैसे कि टीचर्स। वही चीज़ मैंने आपको जैसे अभी बताई कि कोई भी अच्छी स्कीम, अब जो एजुकेशन रिफॉर्म से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत अच्छी, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अगर इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले जैसे टीचर्स हो गए, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हो गए, जो एजुकेशन के सेक्रेटरी हो गए, वो सारे अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो इस एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि 6% ऑफ जो ग्रॉस जीडीपी है वो इक्विवेलेंट है ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो इसमें काम नहीं करती है। साथ में जो इनका एक बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही है, फिर चाहे वो आप रेलवे देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए या दूसरी और बड़ी कंपनी देख लीजिए, यहाँ पे भी एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करने की बात करती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें पब्लिक सेक्टर जो फंडिंग है वो कम देखने को मिलती है, और जो इसमें ज़रूरत है कि अब सरकार इसमें ज़्यादा पैसा डाले एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव कर सके, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। आप देखें जिस भी देश में हेल्थ और एजुकेशन इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो देश सबसे अच्छा इकॉनमी में परफॉर्म करते हैं, उनकी सबसे अच्छी इकॉनमी होती है। तो आप समझ सकते हैं हेल्थ और एजुकेशन का कितना एक वाइड रोल है हमारे देश में या किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
साथ में यहाँ पे आप देखेंगे डिजाइनिंग पब्लिक पॉलिसी शुड बी अलाइंड विद प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए प्रॉपर कि वो क्या कुछ काम करा जाना है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के द्वारा, और प्रॉपर एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि मतलब जो भी काम हो रहा है उसका एक फीडबैक लेने के लिए एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि पता चल सके उस स्कीम के क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रोज क्या कॉन्स हैं, और उसी हिसाब से उसे टाइम टू टाइम अपडेट करा जा सके। ब्यूरोक्रेट्स और जो अदर दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स, इनको चाहिए कि बेटर ये काम करें अंडर बेटर इंसेंटिव सिस्टम। अगर अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रॉपर इंसेंटिव दिया जाए, प्रॉपर फायदा एक एक्स्ट्रा अलग से पहुंचाया जाए, जिससे कि वो लोग इंस्पायर हो सके और अच्छे से काम करने के लिए। नई पॉलिसी जो ये एजुकेशन पॉलिसी है इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो मार्जिनलाइज्ड और सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है एजुकेशन के लिए वो है शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस, ये सारे लोग हैं, इनके बारे में एड्रेस नहीं किया है सरकार ने, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं इशू करी है, जिस वजह से कैसे एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा इस बारे में कोई ठोस एक पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, जिसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी असेसमेंट्स होने चाहिए हर साल, जिससे कि अंडरस्टैंड किया जा सके जो भी प्रॉपर जो भी इश्यूज़ हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एट ग्राउंड लेवल। तो सारी बात है यहाँ पे फीडबैक की, प्रॉपर अगर फीडबैक लेते हुए आप काम करेंगे तो कोई भी स्कीम क्यों ना हो, खराब ही क्यों ना हो, कम उसके फायदे क्यों ना हो, लेकिन वो अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से होगी तो उसके फायदे नजर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिसे आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं इकोनॉमी की, उसे अनचेंज रखा जाए। ग्रोथ एंड रेट्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारे देश में बढ़ती है, लोगों की जो इनकम है, पैसा है, उनको ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनके पास ज़्यादा अच्छी इनकम आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा, और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो पैसा ज़्यादा खर्च भी करेंगे, और ज़्यादा लोगों के पास जब पैसा आएगा तो हमारी इसकी वजह से एक जो डिमांड है वो जनरेट ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर आपको महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, अब उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, तो फिर वो महंगा, जो शॉपकीपर है वो उस प्रोडक्ट को महंगा कर देता है। आप देखेंगे इसलिए इन्फ्लेशन को, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है, एक तो सेंट्रल बैंक जो हमारी है रिजर्व बैंक, उसे चाहिए कि वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर बढ़ाए, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसमें आप देखेंगे स्पेंड लोगों को, जब इन्फ्लेशन, जब इसमें आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट है इसे बढ़ाया जाता है तो लोग पैसा कम खर्च करते हैं और सेविंग ज़्यादा करते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो जब ऊपर चले जाते हैं तो लोग कम लोन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4% पे आपको लोन मिल रहा है, अगर वही 4% से 5% पे लोन मिलेगा तो आप जो गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप सोचेंगे यार थोड़े दिन रुक जाओ, जब इंटरेस्ट रेट कम आ जाएगा तब हम गाड़ी खरीदेंगे। तो वहाँ से क्या हुई, डिमांड कम हो गई। आपकी जो एक डिमांड थी गाड़ी के लिए, कंपनी के लिए, जो वो गाड़ी आप वहाँ से खरीदते वो डिमांड कम हुई और उसे उसके प्रोडक्शन में, उसकी सेल्स में फ़र्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन, महंगाई की दर को सरकार, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। इसी तरीके से आप देखेंगे सेविंग मनी, जो पैसा लोग बचाते हैं, उससे क्या होता है कि मार्केट से जो पैसा होता है वो सक कर लिया जाता है, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो मॉडरेट रहती है, मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन, महंगाई जो दर है वो कंट्रोल में रहती है। अगर जो ग्रोथ रेट्स है उनको कम कर दिया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ में इसका इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा आता है और क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो कम खरीदते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट या तो घट जाता है, या डिसइन्फ्लेशन देखने को मिलता है, या फिर डिफ्लेशन देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें एक ही हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाता है इस पूरे माध्यम से। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो इंसेंटिवाइज करे और उसे इंटरेस्ट रेट को जो है और घटा दे, जिससे कि लोग ज़्यादा पैसा ले, और जो ये पूरा इन्फ्लेशन का जो कर्व है इसे बूस्ट किया जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं इनको, इससे आपको देखेंगे कि लेस प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि लोग फिर
जो अपना पैसा है वो बैंकों के अंदर रखते हैं या फिर दूसरे सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स में, वो सोचते हैं कि यार पैसा जब इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो क्यों कर रखना है, दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करो, ज़मीन खरीदो, दूसरे सामान खरीदो, बिजनेस बनाओ, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे मोर मनी, जब ज़्यादा मनी आता है मार्केट में तो इससे बूस्ट होती है ग्रोथ और साथ ही साथ इससे बढ़ती है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। नो चेंज की प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी बार आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं करती। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि पैंडमिक की वजह से आप देखेंगे हमारे देश में जो काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है वो घट गई है और सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई, मतलब प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो सप्लाई चेन है वो टूटी हुई है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो करंट स्टेज है वहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अगर आरबीआई कट करता है अपना इंटरेस्ट रेट तो इससे कहीं ना कहीं रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। थोड़ा सा मैंने अगर आपको और बताऊं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, वहीं गवर्नमेंट जो है हमारे देश में ये फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है, मतलब खर्चा और रेवेन्यू जो आता है उसको कैसे आमदनी जो आ रही है उसको कैसे खर्च करना है उस बारे में वो कंट्रोल रखती है। और रिजर्व बैंक जो है वो पैसे जो कैश फ्लो है उसको कंट्रोल करके चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के बारे में, कैसे हमारे देश में जो पूरी अर्थव्यवस्था चलाई जाती है दोनों लोगों के साथ मिलकर, रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। आप मेरा जो मैंने क्वेश्चन दिया इसका आंसर जाके आप मेरे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं और वहाँ पे अपना आंसर लिख के फ़ोटो खींच के पोस्ट कर सकते हैं। कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है आगे इम्प्रूव होगा लेक्चर। और अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं उसके बाद आप देखेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको अगर मेरे इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और इस पूरी स्लाइड को फ्री में डाउनलोड करिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करिए। तो थैंक यू गाइज वंस अगेन, जय हिंद।